बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक के आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 रोज़े हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुसलमान कौम अपने 14 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो तौफीक दी, वो हिम्मत दी, ये मौका दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अता फरमाया। बरकतों वाला महीना, खैर बरकत वाला महीना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है मुसलमानों के लिए। पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए रमज़ान के रोज़े रख रही है, नमाज़ें पढ़ रही है और जो रमज़ान में जितनी ज़्यादा हम इबादत कर सकते हैं वो इबादत कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों वाला, बरकतों वाला और अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक इनाम है ये महीना। तो मैं तमाम मुसलमान, अपने आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके इस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें और प्लस अपने अहलो अयाल का, अपने पड़ोसियों का, अपने लोगों का और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल करें। लेकिन एक बात सबसे अहम जो इस रमज़ान मुबारक में स्पेशली हमारी सोसाइटी में देखने में आई है, जैसे जैसे रमज़ान मुबारक का महीना करीब आता है चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? और जगहों पर ऐसा होता है, पूरी दुनिया में क्रिसमस आता है या ईस्टर आता है या और भी कोई उनके रिलीजियस त्यौहार आते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और लोगों को कंसेशन प्राइस पे वो चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इसका रिवर्स होता है। इसकी क्या वजह है? ब्लैक मार्केटिंग है, कोई मुनाफाखोरी है या हम उस वक्त भूल जाते हैं कि रमज़ान आ रहा है, ये खैर व बरकत वाला महीना, हमें अपने मुसलमान भाइयों का एहतराम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट आके ये दावे करती है कि रमज़ान में कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिम्मेदार है, गवर्नेंस जिम्मेदार है या इंतज़ामिया जिम्मेदार है या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ पहले होती थी वो इसकी जिम्मेदार हैं? कोई प्राइस चेक करने वाला नहीं है। जिसका जो जी चाह रहा है उस रेट पे वो चीज़ें बेच रहा है और बेचारे माफ़ कीजिएगा, और बेचारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए, बहुत बड़ी तादाद में गुर्बत में और बेरोज़गारी की चक्की में पिसे हुए हैं, वो मजबूर हैं ये महंगी चीज़ें ख़रीदने के लिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे, प्लस बात करेंगे पॉलिटिकल हवाले से कि जो नई गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और इलेक्शंस होने के बाद नई गवर्नमेंट वजूद में शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है, बल्कि सुनने में नहीं आ रहा, नज़र भी आ रहा है कि फिर से वही IMF, फिर से वही कर्जे, फिर वही वादे जो अवाम से किए थे वो वफा होते हुए नज़र नहीं आ रहे और कर्ज़ों का मज़ीद बोझ अवाम पे लाने की तैयारी की जा रही है। जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि गैस, बिजली, पेट्रोल के प्राइसेस मज़ीद बढ़ाने की तैयारी हो रही है। यानी जो उम्मीदें अवाम को थी वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं अभी से ही, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ईद के बाद महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, गैस के बिलों की शक्ल में, बिजली के बिलों की शक्ल में। आखिर क्या वजह है? जो भी हुकूमत आती है वो अवाम की तवक्कात पे उस तरह पूरा नहीं उतरती, वो वादे पूरे नहीं करती जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। हमारे दरमियान इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, इन्हीं तमाम बातों में बात करने के लिए पहले भी आ चुके हैं, ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। मेरे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर जावेद हसन साहब। जावेद भाई आपको वेलकम कहते हैं। एक और हमारे दरमियान एनालिस्ट हैं, पहले भी आ चुके हैं, ज़बरदस्त रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू करते हैं, मिस्टर आमिर सज्जाद सर, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। मैं दोनों हजरात से ब्रेक के बाद बात करता हूँ। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, कि इस वक्त रमज़ान मुबारक आते ही महंगाई का एक दौरा हो जाता है। क्या वजह है? गरीब आवाम बेचारी हमारी महंगाई की चक्की में, बेरोज़गारी की चक्की में पिसी हुई आवाम। तो क्या वजह है कि हमारे मुसलमान भाई उस वक्त उनका ईमान कहाँ चला जाता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। जावेद भाई, एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, जब महंगाई आती है हुकूमत बड़े दावे करती है, रमज़ान आता है महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को सस्ती चीज़ें मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जानबूझकर होता है या ये कोई साइकिल है या कोई सिलसिला है? क्या वजह है सर इसकी? ये ज़रा बताइए हमारे नाजरीन को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिही व अस्हाबिही बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको तमाम सामीन को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद कर देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मिन हैसियतुल कौम और तमाम मुसलमानों को खैर व आफियत और खैर व बरकत। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राजा साहब, द सिंपल थिंग इज दैट, देखिए दीन हमारा बड़ा सादा सा है और इस दीन की वजह से अगर हम इस दीन पर अमल करें, अमल लफ्ज़ है अमल, तो आप देखेंगे कि हर चीज में हमारे पूरे माशरे में इतना सुकून और इत्मीनान आ जाएगा और हर चीज अपनी सिमत में
स्मूथली बहने लगेगी कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी कौम के साथ और बिन हैसियत उम्मत के इस पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें इल्म ही नहीं है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। मुराद ये है कि हम कुरान शरीफ तो पढ़ते हैं रट्टू तोतों की तरह से, बट वी डोंट नो कि अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहा है, और जब ये पता चलेगा हमें कह क्या रहा है तो ये पता चलेगा वो हमसे चाहता क्या है। यानी जब हमारे पास इल्म आ जाएगा तो अमल होगा। यू गॉट माई पॉइंट? जब इल्म होगा तो अमल होगा। हमें इल्म ही नहीं है क्या, तो इसलिए हम इस बेरहरवी का शिकार हैं जिसमें मादियत की तरफ निकल गए हैं हम। और इस मादियत की वजह से, क्योंकि जब भी किसी इंसान में मादियत आ जाती है, याद रखें, रूहानियत खत्म हो जाती है या इल्म खत्म हो जाता है, अमल खत्म हो जाता है, तो फिर वो एक जानवर वाली कैफियत हो जाती है जिसमें हर एक शख्स अपना अपना मफाद देख रहा होता है। तो यहां आलम इस वक्त वही है कि दुकानदार हो गए, होलसेलर हो गए या कोई और हो गया, उसके पास एक मौका आता है कि इस मौके पर लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा खर्च करते हैं, तो मैं इनको इनसे से ज्यादा मुनाफा कमाऊं। अच्छा, मौके से फायदा उठाते हैं। मौके से, क्योंकि इल्म नहीं है ना। अगर उन्हें ये इल्म हो जाए कि रब्बुल आलमीन जो है उसने हर जगह पर अमले साले के लिए आसन और अमला की तलकीन की है, और अमले साले जो है, आसन और अमला, उसके लिए 10%, 70% या मीन्स 2 गुना 5 गुना कहीं नहीं कहा, हर जगह कुरान हकीम में कहा है हुआ खैरुन व आज़म अजरा, मैं अजर अजीम अता करूंगा। तो अगर लोगों के अनलिमिटेड अजर अजीम, अनलिमिटेड के अलावा वो कितना बड़ा है, वो बड़ा कह रहा है कि मैं बड़ा अजर दूंगा, तो अब उसकी अब अंदाजा सुभान अल्लाह। तो हम उससे होके ये जो छोटे छोटे फायदे हैं, मादी, अगेन लफ्ज मादी, हम में मादियत आ गई है, रूहानियत जो इस सर आपने बिल्कुल सही कहा, इल्म की कमी है। हमने कुरान तो जरूर पढ़ा लेकिन कुरान में क्या लिखा है उस पे नहीं अमल करते। आमिर सज्जाद साहब जैसे कि बहुत जबरदस्त बात कही कि हमने कुरान तो पढ़ लिया, सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, क्या फरमा रहा है। और जैसे कि इन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अनलिमिटेड दूंगा, हम ये क्यों भूल जाते हैं सर? सबसे पहले तो आप सबको और पूरे पाकिस्तान को और पूरे अहले इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें हम लोग इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आज जो है हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पे हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हम हकीकी तौर पे अच्छा बनना नहीं चाहते। तो यहाँ पे जो है कमी किस चीज़ की आ जाती है कि दीन जैसे हमारा जो तरगीब देता है, इस्लाम जो तरगीब देता है, उससे हम भटक गए। और जो इस्लाम का बेसिस था, जिस बेसिस पे इस्लाम कायम हुआ, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपने जो अमाल थे उसके जरिए लोगों को अपनी तरफ, इस्लाम की तरफ रागिब किया। इस्लाम जो है वो रिलीजन वैसे भी कहलाता है ऑफ पीस। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, पीस की तरगीब देता है इस्लाम। तो आज हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं। इसके साथ आप देखें, आपने प्रोग्राम के शुरू में तस्करा किया कि महंगाई हो जाती है। आप ये देखें कि ये बहुत ही एक अफसोस की बात है कि आप देखें कि इवन इंडिया के अंदर भी प्राइसेस कम हो जाती हैं मुसलमानों के लिए, और उनके लिए भी ऐसी चीजें इकदामात उठाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान में प्राइसेस भी बढ़ा दी जाती हैं और पूरा एक जैसे माफिया कंट्रोल कर रहा हो। फ्रूट्स वालों को ले लें, किसी भी चीज को ले लें, तो ऐसा एक लगता है कि आग लगी हुई है। और जिस तरीके से आगे अब आईएमएफ से जो इनकी डील होने जा रही है, आईएमएफ के मैं आपको बताना चाहूं कि 22 प्रोग्राम हम ले चुके हैं। अब 23वें और 24वें प्रोग्राम में हम जाने लगे हैं, जिसकी बात चल रही है क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट अब इनसे बात कर रही है 2 प्रोग्राम्स की, कि 2 प्रोग्राम्स इकट्ठे दें हमें। आईएमएफ ने एक चीज सर इस पे हम बात करते हैं। अभी मुझे जरा ये बताइए कि जैसे कि अपना जावेद भाई ने भी कहा कि जो कुरान में लिखा हुआ है हम वो भूल जाते हैं। आपने अभी इंडिया की मिसाल दी और दूसरे मुल्कों की मिसाल दी, तो सर कौन याद दिलाएगा? चले हम भूल गए, हमें कौन याद दिलाएगा कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, और यही फलाह का रास्ते अल्लाह ने कहा है, रसूल ने कहा है, कुरान ने कहा है, हम क्यों भूल जाते हैं? कौन याद दिलाएगा? ये सादा, बिल्कुल सादा सी चीज है। एक आम आदमी जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मैं एक आयत, बहुत सारी है कुरान शरीफ का तो हर लफ्ज जो है वो एक मोतियों और समंदर की मानिंद है। बेशक। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह मुल्क में
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और तर्जुमा बयान कर रहा हूँ, अब रब्बुल आलमीन फरमा रहा है मैंने मौत और जिंदगी को तख्लीक किया ताकि तुम्हारी आजमाइश कर सकूं कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यानी ये तय हो गया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें चेक किया जा रहा है कि कितने अच्छे अमल करने। यहाँ देखिए कोई इबादत की बात नहीं हो रही, हमने रोजा तो रखा हुआ होता है और उसमें डबल प्राइसेस ले रहे होते हैं, मुनाफा 100 गुना 200 गुना ले रहे होते हैं। कहाँ गया रोजा? आसनमला नहीं है। मैं आपके साथ भलाई करूं, मैं आपके साथ अच्छा अमल करूं, आपको और कम कीमत दूं, उस वक्त अपना मुनाफा रिड्यूस कर दूं आपके लिए, ये मेरे फिर आसन और अमला शुरू हो जाएंगे जिसका मुझे अजर अजीम मिलेगा। अच्छा सर, ये बात जबरदस्त की आमिर साहब। अब ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? लेट्स सपोज मैंने जैसे शुरू में कहा हुकूमत है, गवर्नेंस है, लोकल गवर्नमेंट है, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती थी जो इस तरह की चीज़ें पहले चेक करती थी। अब तो लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका जो जी चाह रहा है वो उसी रेट पे वो चीज़ें बेच रहा है और आवाम, जैसे कि जावेद भाई ने कहा, बेचारी मजबूर होती है खरीदने के लिए, वो खरीदती है। देखें, इसका जिम्मेदार अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हुकूमत को नहीं समझता, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आप देखें ना, हुकूमत एक हद तक काम कर सकती है, हर दफा हम ब्लेम करते हैं हुकूमत को, लेकिन हम खुद क्या करते हैं? हुकूमत आके जो है वो तो रोड पे कहाँ कहाँ चेक करेगी कि कौन कितने का फ्रूट खरीद रहा है, कौन कितने का बेच रहा है। हमें खुद सही होना पड़ेगा एज अ पाकिस्तानी, हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये कौम जा कहाँ रही है, तो उसके बाद ही चीज़ें सही होंगी। और हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो इदारे उनके नीचे, क्योंकि ये बहुत ही नीचे के इदारे हैं जो काम करते हैं इन चीज़ों पे, प्राइस चेक वगैरह पे, तो उनको भी चाहिए कि ये चीज़ इंश्योर करें। उनके ऑफिसर्स जब जाते हैं तो प्राइस वो सही कर देते हैं, उनके पास लिस्टें भी होती हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऑफिसर्स जाते हैं वहाँ से वो प्राइस दूसरी कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक खौफ और एक डर नहीं है, जज़ा और सज़ा का खौफ नहीं है, उसका भी नहीं है और इनका भी नहीं है। अच्छा, जो चेक करने भी नहीं आते है, कानून है लेकिन इम्प्लीमेंट भी नहीं नजर आ रही है उसकी। अगर कानून तो इसका मतलब है जैसे कि आपने कहा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब वो एक्चुअली मसला यही है, जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला है वो यही है कि हमारे पास कवानीन सारे मौजूद हैं, बिल्कुल, लेकिन उस पर अमल दरामद हर शोबे में इसी तरह है, हर शोबे में। यानी अब तो इन्हितात इतना हो गया है कि पहले ये था कि हमें याद है कि जब हम नौजवान होते थे तो कुछ महकमे ऐसे थे जिनका नाम लिया जाता था कि भाई यहाँ पर जवाबित नहीं है। आज ईमानदारी से बता दीजिए आप कि जो सबसे पाक साफ महकमे होते थे, जो कि एजुकेशन, सेहत, आज वो सर फहरिस्त बन गए। तो अब बाकियों को तो आप छोड़ दें, मामला सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने चीज़ों को मादियत पे तोलना शुरू कर दिया है। हमारी अक़दार, हमारी रिवायात, हमारे दीन की चीज़ें हमने उसको पसे पुश डालकर सिर्फ एक दौड़ में शरीक हो गए हैं। और उस दौड़ में उसकी वजह बुनियादी वही है कि गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। मैं गवर्नमेंट को साथ साथ रखूँगा क्योंकि गवर्नमेंट, मैं अभी श्रीलंका से वापस आया हूँ और मैंने देखा वहाँ पर अभी वो डिफ़ॉल्ट कराए उन्होंने, उसके बावजूद वहाँ पर गवर्नमेंट का जो स्टेक है और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना लोग पुरसुकून है, हर चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल है। कोई पेट्रोल के लिए सर, कोई तो नई गवर्नमेंट आ गई, बड़े वादे किए थे आने से पहले, हम आवाम की फलाह बहबूद करेंगे, आवाम के लिए सोलर पैनल लगेंगे, 500 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ये हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो आते के साथ ही बल्कि ऐसा लग रहा है कि मजीद कहाँ से ये देखें ना, अभी जो जैसे आमिर भाई ने जिक्र किया कि IMF, when you are going for those things, अभी तो आप देखिएगा ईद के बाद होता क्या है। अच्छा, कि बिजली कहाँ जाएगी और गैस कहाँ जाएगी, बिजली बन के गिरेगी कॉरेस्पॉन्डली। ये तो देखे ना, ये तो आपकी हो गई कॉस्टिंग के लिए, जी जी, जो ये रिटेलर्स पर टैक्स लग रहा है, जबरदस्त। अच्छा, अजीब गरीब बात है, आप किसी भी मुल्क चले जाएं वहाँ वैट है, ठीक है ना, एक टैक्स है, आप खरीदारी करते हैं उस पर वैट लग जाता है, आप उसे पे कर देते हैं। ओके, पाकिस्तान में बड़ा अजीब मामला है कि आप GST दें। अब GST में जो टैक्सेस हैं अगर आप उनको पढ़ लें तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं 2 रुपए की चीज ले रहा हूँ, इस पे 4.5 रुपए तो टैक्स। जावेद भाई ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि जो ईद के बाद अभी जो शॉप टू शॉप ये टैक्सेस लगा रहे हैं, तो वो क्या शॉपकीपर अपने पास से देगा या मुझसे, आपसे, आवाम से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा? सर, ये तो फिर महंगाई का तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उस वक्त, ही तो महंगाई मल्टीप्लाई में चली जाएगी।
जी, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ अपनी नज़र से, कि जिसको भी मौका मिलेगा वो ये पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा और बहुत जल्द चला जाएगा, जा रहे हैं। और लोग जा रहे हैं। इनकी तादाद बढ़ती जाएगी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली अब हो ये रहा है इवन बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी, कि उनका जो एक बिलीफ था एक सिस्टम के अंदर वो खत्म होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। देखें, बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन तबका, उसमें कई लोग आते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, छोटे बिजनेसमैन भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो फ्रूट की रेहड़ियां लगाते हैं। बिजनेस क्यों करता है आदमी? उसको उसका घर चलेगा कहाँ से? पैसे से। जितना बड़ा बिजनेसमैन है उसका उतना बड़ा नुकसान है, जितना छोटा बिजनेसमैन है उसका उतना छोटा नुकसान है। नुकसान सबका है, लेकिन नुकसान करना कोई भी नहीं चाहता, मुनाफा कमाना चाहते हैं लोग। और उसके साथ फिर आपके यहाँ के जो कंसर्न्स हैं वो आप देखें कि एक जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जैसे टेररिज्म के कंसर्न्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, हेल्थ कंसर्न्स हैं, एजुकेशन कंसर्न्स हैं। एजुकेशन में 55% बच्चा आपका स्कूल ही नहीं जाता। हम बड़े फखर से ये कहते हैं हर प्रोग्राम में बैठ के कि जी हमारा 60% तो यूथ है। जी, वो यूथ को करेंगे क्या जब 55% बच्चा स्कूल ही नहीं जाता है? वो सारे अनपढ़ जाहिल होंगे, जब वो बड़े होंगे तो उनके पास नौकरी नहीं होगी। जैसे जैसे यूथ में इजाफा हो रहा है, ऐसे जैसे जिस तरह उन्होंने कहा, बिल्कुल उसी तरह उसमें भी इजाफा हो रहा है, जहालत में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास तो फिर ऑप्शन है, वो तो फिर चले गए, वो बाहर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, वो तो चले गए, काफी लोग तो चले गए। आप तो बिल्कुल सही कहा आमिर भाई ने कि यूथ तो है, हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हमारे पास 64% यूथ है, लेकिन वो किसी काम की नजर नहीं आ रही। मैंने वही अर्ज कर दिया ना, इल्म का मामला जो शुरू इब्तिदा में मैंने कहा था, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, जाहिर है इल्म जब आएगा आपके पास तो फिर अमल होगा। तो ये जो बेराह रवी, ये दुकानदारों का एक्स्ट्रा मुनाफा लेना, ताजरान का एक्स्ट्रा मुनाफा लेना, और दूसरे लोगों के ये इल्म की कमी की वजह से। और जाहिर है जब ये जो हमारी जनरेशन, जैसे आमिर साहब ने भी कहा कि 55% जो है वो इस बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ एनजीओज हैं कुछ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि गुर्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों को खाना जो है वो, और जो पढ़ लिख जाते हैं उन्होंने कहा कि वो बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो तबका कितना सा है जी, और वो भी बाहर जा रहा है। आपके यहाँ 90% जो है वो लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल हैं, और वो गुर्बत की इतनी ज्यादा आप उस पर पहुंच चुके हैं कि हम अगर उसकी स्टैटिस्टिक निकालें तो आदमी लरज उठे कि क्या। तो जब वो उसको खाने को नहीं मिलेगा तो पढ़ने कहां से जाएगा वो? तो असल ये जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का जो मेन उसूल है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होता है। जमहूरियत का खासा यही है कि जमहूरियत का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सोचना किसके लिए? आवाम के लिए। बाकी ये अल्ले तलल्ले और दूसरी चीजें, आवाम को इस वक्त मोटरवेज नहीं चाहिए, आवाम को इस वक्त ये बसेस नहीं चाहिए। आवाम की बेसिक जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरत, खुदारा उस पर गौर करें। जी आमिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कहूंगा कि आप देखें ना कि ये पूरा जो डिफेंस है इसमें पानी क्यों नहीं आता, ये मेरा क्वेश्चन है। पानी कब आएगा भाई डिफेंस के अंदर? क्यों लूटा जाता है डिफेंस वालों को? क्या कसूर है उनका? क्योंकि अच्छा कि कोई आप गरीब इलाका देख लें, वहां पानी आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो टैंकर खरीद नहीं सकते, वहां पानी आ रहा है, और जो लोग खरीद सकते हैं वहां पानी नहीं आ रहा। मतलब है कि वहां पे आप टैंकर माफिया जो है वो सप्लाई करता है, और ये चीज तो सबको पता है कि पैसा जाता किधर है, नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। तो ये कब चीजें खत्म होंगी? आम आदमी की जो लाइफ है वो स्टेक पे लगी हुई है, बिजनेसमैन परेशान है, हर पाकिस्तानी परेशान है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ जा रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, और हर आदमी सिर्फ यही इस वक्त प्लान कर रहा है, जिसके पास वो कह रहा है यार इथोपिया भी चले जाओ ना तो सही है, क्योंकि उसकी भी करेंसी इस वक्त पाकिस्तान से ऊपर है। बिल्कुल सही। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि बैंक रिजर्व में आपके पैसे ही नहीं है। 75 साल के अंदर हमने किया क्या है? आप मुझे ये बताएं ना कि इंडिया का बैंक रिजर्व चला गया 650 बिलियन पे, बांग्लादेश का चला गया 35 बिलियन पे, अफगानिस्तान सही मायनों में अगर कोई इस्लामिक जिस तरीके से कोई मुल्क चला रहा है लॉज के हिसाब से, शरिया लॉज के हिसाब से, तो अफगानिस्तान है। 1 रुपया किसी का लोन नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि वो इस चीज में बिलीव ही नहीं करते लोन लेने में।
$8 बिलियन उनके फ्रीज किए हुए अमेरिका ने, उसके बावजूद इस वक्त 1:5 का रेशियो हो गया है रुपए के हिसाब से, जबकि अफगानिस्तान अभी कोई डेवलप नहीं है और बहुत बड़ी कैनाल वो अंदर से खोद के अपने ही उसमें लोग लगा के बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि शिपिंग रूट खुलेगा, पोर्ट्स बनेंगे, जैसी शिप्स आएंगी ट्रेड शुरू हो जाएगा, उनके शहर ऑटोमेटिकली डेवलप लॉन्ग होंगे। टर्म पॉलिसी है ना, इट्स मीन के दे आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। हमारे यहाँ तो ना लॉन्ग टर्म है, ना शॉर्ट टर्म है, ना कोई मिड टर्म है। आज एक रोड बनता है, दूसरे दिन को दूसरी अथॉरिटी आती है, वो रोड को लाइन डालने के लिए दोबारा से उसको बर्बाद कर देते। तो कोई पॉलिसी तो है ही नहीं ना सर। ना पॉलिसी है ना विजन है। कहने का मकसद है, देखें पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज नजर नहीं आती ना। आप रोड भी ऐसी बनाते हैं कि वो अगली बारिश में टूट जाए। तो ये सिस्टम इतना करप्ट है क्यों? आज में ये मेरा सवाल है। मैं जब से मैंने आंख खोली है मैं यही देख रहा हूं कि जहां कचरे का ढेर पड़ा होता था उससे ज्यादा कचरे का ढेर है। जितने गटर पहले उबलते थे उससे हजारों गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा। ऐड करूंगा मैंने श्रीलंका का भी जिक्र। सर मैं आपका जवाब लेता हूँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा था। जी हाँ, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा जैसा आमिर गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं अभी क्योंकि रिसेंट होके आया हूँ। आप यकीन करिए श्रीलंका में जैसे इन्होंने सड़कों का तस्करा किया कि मैं छोटी सड़कों पे तलाश करता रहा कि कोई गड्ढा मुझे नजर आ जाए। अच्छा, आपके इल्म में होगा श्रीलंका का मौसम जो है वो हर वक्त बारिश, वहाँ किसी वक्त भी मतलब बारिश होती रहती है क्योंकि आइलैंड है वो, और वहाँ हर वक्त मतलब किसी भी, मुझे यकीन करिए मीलों तक कोई एक गड्ढा नजर नहीं है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या मटीरियल डालते हैं और हम क्या मटीरियल डालते हैं। वही फिर हुआ कि यार मतलब है हमारे पास इनेतात इतना हो गया है। इवन वो तो डिफॉल्ट के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। उसके बाद वो उसके बावजूद वहां पर यकीन करिए इतनी सफाई है, इतना लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं। लोग मतलब है सड़क पार वहां पर गाड़ियां अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रही होती हैं। सर सब कुछ क्या गवर्नमेंट नहीं करना? आमिर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की, हम भी तो कुछ करें। वही मामला यही है, हमारे ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारी है। कचरा गवर्नमेंट तो नहीं फेंका, इन्होंने कहा कचरे का ढेर है। मैं इनको ना उसकी वजह बताऊं क्या? देखें, हम हैं टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस लोग हैं, हम पाकिस्तानी। उसकी वजह पता है क्या है? हम चांद पे जाना नहीं चाहते, हम तो चांद पे रहते हैं। हमें क्या करना है चांद पे, मरीज पे वो करना है। आप देखें यहाँ बिजली है नहीं है, यहाँ पानी है नहीं है, यहाँ गैस है नहीं है, तो हम तो ऑलरेडी चांद पे रहते हैं। इन्होंने कहा ना कि वहां श्रीलंका जब ये गए तो इतनी खूबसूरत सड़कें मिली, तो हमारे यहाँ खड्डे हैं ना, तो हम तो चांद पे रहते हैं ना। खैर ये तो तफन्नुन तबाह के लिए हो गया। जी। मैं यही अर्ज कर रहा था कि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ मैंने जैसे शुरू में इब्तदा में एक की दी कि दीन की मामला यही है। सारा का सारा हमारे दीन में इनफरादियत से इज्तिमाइयत जन्म लेती है। जैसे आपने अभी कहा हम खुद क्यों नहीं करते। जब आपके पास इल्म आ जाएगा तो मैं सही हो जाता हूँ, आमिर सही हो जाते हैं, राजा सही हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि 3 आदमी, चौथा, पांचवा इनफरादियत से क्या जन्म ले लेगी? इज्तिमाइयत। और फिर हम मिन हैसियत कौम जो है, अब क्या हो रहा है वो इनफरादियत जो है गलत कामों की तरफ लगी हुई है। यानी आप देखते हैं कि एक रॉन्ग साइड आ रहा है आदमी, आप कहते हैं यार मैं भी रॉन्ग साइड क्यों ना हूं, मैं इतना लंबा चक्कर कर चला के क्यों, आप भी शुरू हो जाते हैं। पढ़ा लिखा जिसके पास शऊर है वो भी कहता है कि मैं पागल हूं जो मैं इतना लंबा चक्कर लगा के आऊं, मैं भी ये रॉन्ग साइड। तो वी आर डूइंग जस्ट इन अ नेगेटिव वे। वो उस इनफरादियत को हम नेगेटिव वे में यूज करें। अगर वही इनफरादियत हमारी इज्तिमाइयत में पॉजिटिव वे में तब्दील हो जाए तो मुल्क संवर जाएगा हमारा। और फिर साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसका शेयर, उसको भी सुधरना पड़ेगा। ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो जाहिर है ऊपर से नीचे भी चीज सराहियत करती है और नीचे से ये जो करप्शन है एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग, ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम आती है। ये लोगों में अभी भी, पाकिस्तान के लोगों में जज्बा है जिसकी मिसाल हम बचपन में 65 में देख चुके हैं और अभी रिसेंट पास्ट में ज़लज़ले में देख चुके हैं। ये पूरी कौम यूनाइट हो जाती है और हर किस्म की बुराइयों से दूर भाग जाती है अगर कोई मरहला आए। तो द थिंग इज दैट ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट कि गवर्नमेंट इस तरह के मेजर्स ले कि ये कौम यकजा हो जाए, ग्रोहों में या ग्रुपों में बंधी ना रहे, बल्कि
एक कौम की हैसियत से अपने पाकिस्तान को वही गुले गुलजार बना दे जो पाकिस्तान की के लिए देखा गया। जबरदस्त। आमिर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे प्रोग्राम में आपने जिक्र किया IMF के हवाले से, मैंने कहा था हम इससे बाद में बात जी बिल्कुल सर। दोबारा से गवर्नमेंट जो है, बल्कि दोबारा से क्या, बल्कि जैसे आपने कहा 22nd टाइम वी आर गोइंग टुवर्ड्स द IMF। 22 तो ले चुके, 23rd थर्ड 1.1 बिलियन जो हमारे पाइपलाइन में थे वो हमें जाए, लेकिन फर्दर 6 to 8 बिलियन डॉलर लेने की बातें हो रही हैं। तो ये जो लोन लिया जाएगा, ये क्या वहाँ पे खर्च किया जाएगा? ये जो गड्ढे खुले हुए, जैसे कि आपने कहा रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे खुले हुए हैं और रोड ब्रिजेस बनने, बेरोजगारी खत्म हुई, ये पैसा क्या गुर्बत मिटाने के लिए लिया जाएगा सर? जैसे 8 बिलियन डॉलर जो लेंगे, ये बिल्कुल इसके लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये तो लिया जा रहा है सिर्फ मुल्क को वेंटिलेटर पे कुछ और ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा रहे हैं ताकि ये कि वो चलता रहे। दूसरी चीज ये कि इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आगे जो गैस है इसकी 11 साल के ज़खायर हमारे पास बाकी हैं। गैस का मुस्तकिल आगे एक बहुत बड़ा बहरान आ रहा है और गैस के प्राइस जो है आगे आपकी जो बिजली के प्राइस हैं उससे मैच हो जाएंगे इन द फ्यूचर, और बिजली के प्राइस भी बहुत आगे चले जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका जो डॉलर है 340 पे ऑलरेडी इस वक्त जो सौदे हो रहे हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान से जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं वो 340 पे सौदे कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आपकी एक बहुत ही एक तूफान भी, अब तो मैं कहूँगा सुनामी भी छोटे ही लफ्ज लगते हैं अब तो, कि आएगा। उसमें ये कि आगे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ेगी, आपकी महंगाई इतनी बढ़ेगी, बिजली भी बढ़ेगी, गैस भी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी, जैसे टैक्सेस लगने वाले हैं। तो कहने का मकसद है कि आपने ऐसा काम किया क्यों कि अपना पूरा जो चीज है वो उठा के आपने दे दी किसी और के हाथ में, IMF के हाथ में। अब IMF उससे प्ले कर रहा है। आपका जो रिमोट कंट्रोल है पाकिस्तान का इस वक्त IMF के हाथ में, और वो उससे गेम खेल रहा है। अब IMF, जाहिर बात है आप किसी से पैसा लोगे, और IMF ने सिस्टम अपना ऐसा बनाया हुआ है कि आपके जो बाकी के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो बैंक्स हैं वो भी आपको लोन नहीं देते। तो ये मैं तो यही कहूंगा कि ये भी एक तरीका का क्या है। पहले तो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम इलेक्शन के बाद। IMF तो इवन बिल्स की इंस्टॉलमेंट के लिए मना करता है, नॉट अ सिंगल यूनिट। ये तो दूर की बात है, वो तो कहते हैं बिलों की इंस्टॉलमेंट भी ना करें, पूरे रिकवर करें पब्लिक से पैसे। तो ये तो ख्वाबो ख्यालों की बात है। 300 यूनिट फ्री या 400 यूनिट फ्री, ये तो आमिर साहब ने एक तरफ इशारा नहीं किया। देखिए, जो हम शुरू से चल रहे हैं कि मिन हैसियतिल कौम हम मादियत की तरफ, ये हुई क्यों बिजली महंगी, ये गैस महंगी क्यों हुई? मुझे तो याद है 3 रुपए यूनिट, 1 रुपए 25 रुपए बिल आता था बिजली का पूरे घर का। ये 25 रुपए से 25,000 और 2 लाख रुपए कैसे हो गया? बिजली के सिलसिले में क्या हुआ शुरू में? वही जब मादियत आप में आई, बिजली चोरी होना शुरू हो गई, जो आज भी मैक्सिमम पीक पे है। बिजली चोरी होना शुरू हुई, जो कंपनी बिजली बना रही थी वो बना महंगी रही थी और उसको पेमेंट नहीं मिल रही थी, क्योंकि आधी से ज्यादा चोरी हो रही है। ये मिल्स वाले, ये दूसरे जिम्मेदार और दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट जो बड़े बड़े हैं, सारी बिजली चोरी हुई। उनको तो अपना कीमत पूरी करनी थी जो डीजल पे या ऑयल पे या फर्नेस ऑयल पे खर्च हो रहा था, तो उसको कम करने के बिजली आहिस्ता है वो चोरी करते रहे, जो स्टिल कर रहे हैं, तो ये महंगी होती गई। अदरवाइज देयर इज नथिंग, कोई चीज महंगी नहीं हुई है, याद रखें। आप सोने को ले लें, एक मैं मिसाल देता हूं। सोना, मैं सुनार के पास गया तो पता चला जी 2 लाख का है। मैंने कहा सोना यार महंगा नहीं हुआ। वो परेशान हो गए, कैसे? मैंने कहा ये बताओ आज से 11 साल पहले सोना मतलब क्या डॉलर का रेट था? उसने कहा 100 रुपए। तो मैंने कहा उस वक्त कितना था? 60,000 रुपए तोला। आज डॉलर का रेट क्या है? 300। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 180। तो इसका मतलब सोना अगर मेरा डॉलर 100 का रहता तो सोना तो वही 60 रुपए का है। तो क्या हुआ कि बिजली हम आज भी उसी तरह चोरी कर रहे हैं। कौम बर्बाद हुई हुई है और उसके पैसे आपको बढ़ा के, क्योंकि वो इनपुट तो आपको देनी है ना, पूरी जो इनपुट आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में। इस तरह गैस का क्या किया जी? CNG स्टेशन अलाउ कर दिए। ओके, अब जरा गौर करिएगा इस नुक्ते पर। CNG स्टेशन अलाउ कर दिए। CNG स्टेशनों ने क्या किया? वही नमूना जो बिजली के साथ फैक्ट्री ओनर्स या दूसरे बड़े बड़े जिम्मेदार जो पावरफुल लोग हैं यहाँ, आपको पता है, उन CNG स्टेशन वालों ने अपने गांव गोठों में, रास्तों में CNG स्टेशन लगाए। उनसे सुई गैस वालों से साजबाज किया और फ्री में अच्छा वो गैस। आज भी आप जाके देखें
कि वो फ्री में, मतलब है उनके पास आ रही है सारी की सारी गैस। अब जब फ्री में गैस आ रही है, उसकी पेमेंट वो नहीं दे रहे, तो गौर करिएगा। हम दे रहे हैं ना, पब्लिक दे रही है उसकी नहीं, पेमेंट। गौर करिएगा जी। वो जो कंज्यूम निकालने में पैसे लगा रही है, अपनी गैस है, जी, जबकि जी, अभी जी। मैं उसकी एलएनजी की बात नहीं कर रहा, अपनी गैस है, उसको निकालने में जो कॉस्ट आ रही है, पीपीएल वाले निकाल रहे हैं, सुई सदर्न वाले निकाल रहे हैं, सुई नॉर्दर्न, उस पर तो कॉस्ट उन्हें चाहिए ना। अब जब वो निकालने की कॉस्ट भी उन्हें नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगे, उस कॉस्ट को पूरी महंगाई। ठीक है तो दिस इज द थिंग, एक्चुअली चीज कोई महंगी नहीं हुई है सर, लेकिन अगर गैस चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, उसके लिए इदारे मौजूद हैं ना। नहीं तो ये भाई, मतलब 24 करोड़ आवाम क्यों भरे? इब्तिदा आपने, मैं आप क्यों भरे किसी की चोरी का बिल? कोई गैस चोरी करे, मैं आप क्यों भरे? जब इदारे हैं, उनको पकड़ें। जबकि आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाए, यही तो मामला है यहाँ पर। देखिए जो इस वक्त इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट के इदारे सही काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, आप 24 करोड़ आवाम इसकी बिल्कुल। जिम्मेदार नहीं है। इस बात पे, इसमें हम बात करते हैं आमिर सज्जाद साहब से, इसका जवाब लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। और वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि गैस चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, पानी चोरी हो रही है, चोरी हो रहा है, और उसका डेफिसिट पूरा करने के लिए आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। तो मैंने ये सवाल किया था, इन तमाम चोरियों को रोकने के लिए इदारे मौजूद हैं, तो वो इदारे कहाँ हैं? आमिर सज्जाद साहब, ये बात बिल्कुल जावेद भाई ने सही की कि जो चीज़ें चोरी हो रही हैं, हम गैस, बिजली या पानी, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, और उसका बोझ फिर बाकी आवाम पे डाल दिया जाता है। तो सर इदारे हैं, वो क्या इदारे सो रहे हैं जिनका काम है इस चीज़ को रोकना? बिल्कुल, इदारों को भी देखना चाहिए, और मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है ओपिनियन इस बारे जी में। प्लीज। इन्होंने बिल्कुल अच्छी खूबसूरत बात कही कि ये भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो डैमेज कर रहा है आपके मुल्क को, चोरी जो इस तरीके की होती है। मेरा एंगल ये है कि मैं इस तरीके से इस चीज़ को देखता हूँ कि देखें, जो आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो सबसे, अगर आपकी मुल्क की एनर्जी कॉस्ट जो है, जिसके अंदर ये पेट्रोल आ जाता है, जिसके अंदर ये सारी बिजली हर चीज़, गैस आ जाती है, एनर्जी कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आप ईरान में देखें, उनका ऑयल उनका अपना है, गैस उनकी अपनी है, तो उनकी जो बेसिक एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है चीज़ों की, वो भी बहुत कम हो जाती है। तो हमने क्या किया है कि हमें ये तो देखें, एक उसका हिस्सा है जो इन्होंने बयान किया। मेन चीज़ क्या है, ये चीजें आती कहाँ से हैं, ये चीजें मिलती कहाँ से, ये चीजें पैदा कहाँ से होती हैं, क्या इसके ज़खायर ढूंढने में हमने काम किया? हमारे पास रेकोडेक की मिसाल मौजूद है, उसमें जो बेड़ा गर्क किया गया उस पूरे मंसूबे का ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ, किस तरीके से उसकी डील की गई। मतलब है कि जो समझ ही नहीं आती कि सारा ही सोना आप ले जाएं, और मतलब है कि उस पे बाद में फिर वो डील भी खटाई में चली गई आपकी। इसी तरीके से मैं ये कहता हूं आपको, आप देखें पाकिस्तान में 92 मिनरल्स पाए जाते हैं, जो माइंस एंड मिनरल्स की जो आपकी इंडस्ट्री है, जिसमें 52 मिनरल्स पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। और 52 मिनरल्स आप देखेंगे, जो 40 मिनरल्स हैं उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं। 52 मिनरल्स पे जो हम काम कर रहे हैं वो भी हम अनफिनिश्ड रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हैं, उसको किसी फिनिश फॉर्म में हम बाहर नहीं भेजते। उसके अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है, उसके अंदर लेबर की कमी है, स्किल्ड लेबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, स्किल्ड लेबर की कमी है। हमारे पास जो आपका जो नमक है उसकी कितनी बड़ी कान है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वन ऑफ द बिगेस्ट खेवड़ा माइंस। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम रॉ बाहर भेज रहे हैं, और बाहर जाके क्या हो रहा है, जो कंपनी इंपोर्ट करती है, दुबई में कहीं पे भी इंपोर्ट करे, उस पे आता पाकिस्तान से ठप्पा लग रहा है मेड इन इंडिया, मेड इन यूके, मेड इन यूएसए। तो पाकिस्तान क्यों उसको फिनिश फॉर्म में नहीं भेज सकता बाहर? आप, मेरा ये सवाल है। और एनर्जी है तो एनर्जी ढूंढो ना भाई, घर तो नहीं आएगा तेल चल के, खोदो ना, टेक्नोलॉजी लेके आओ, ऑयल ढूंढो, गैस ढूंढो। आपके गैस के नए ज़खायर मिलेंगे आपको, लेकिन आप ढूंढना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने एक सिस्टम बना दिया है कि पाकिस्तान की जो आवाम है जी, इंपोर्ट वाला, इंपोर्ट करेंगे, उसमें कमीशन इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल, आपका इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट आप देख लीजिए, आपका फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम कहां से है। आप फार्मास्यूटिकल उठा के देख लीजिए, आपका इंपोर्ट, उसके अंदर इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट देख लीजिए। आज भी पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल का जो रॉ मटेरियल है जिससे दवाई बनती है, एक भी पाकिस्तान में उसकी इंडस्ट्री नहीं है, सारा इंपोर्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इंपोर्ट बेस्ड जहनियत के लोग हैं, आराम पसंद लोग हैं हम पाकिस्तानी। हम चाहते हैं
काम कोई और करे, मेहनत कोई और करे, हम इंपोर्ट करें, हम मजे करें और हम टांग पे टांग रख के बैठे रहें। हम ना टेक्नोलॉजी समझना चाहते हैं, हम मशीन इंपोर्ट कर लेंगे और उसको खराब होगी, इंजीनियर भी बाहर से मंगवाएंगे, लेकिन हम ये कभी सीखेंगे नहीं कि मशीन बनती कैसे है। जो कौमें बनती हैं वो चाइना की तरह बनती हैं, बड़े मुल्कों की तरह, इंडिया की तरह बनती हैं। 1980s के अंदर इंडिया ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डिनेंस जो पास किया, उसके अंदर क्या पास किया? ये पास किया कि कोई भी चीज सुई से लेके जहाज तक हम नहीं मंगवाएंगे बाहर से, जैसी भी बने, जो भी बने बनाएंगे वहीं। उसी की एक जो इन्वेंशन है उनकी एम्बेसिडर गाड़ी, जो आज भी उनके मिनिस्टर यूज करते हैं। तो आप 1100 बिल्कुल आप देखें ना कि उनकी सारी जो इंडस्ट्री है वो कहां से कहां पहुंच गई। उनकी जो एक कंपनी टाटा पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से 360 बिलियन से आगे निकल गई है, एक कंपनी उनकी। फिलिपाइन में और अपना श्रीलंका में, इवन मलेशिया में और थाईलैंड में बसें और दूसरी गाड़ियां देखी महिंद्रा, टाटा। मैं और उन्होंने बल्कि देखें अट्रैक्शन दे दी। श्रीलंका में उन्होंने मतलब लंका टाटा, ओके लंका अशोका। ओके इस तरह फिलिपाइन में उन्होंने मतलब अपना ठीक है। बना वही भेज वही रहे उनको अट्रैक्शन देने बहुत के बड़ी लिए बात है। चारों मुल्क में। इसी तरह मैं इराक गया था, वहां देखा मैंने मिडिल ईस्ट में सारा टाटा, ये महिंद्रा सब। तो वही इनकी बात सही है कि हम उस तरफ। अच्छा, जो एनर्जी कॉस्ट की इन्होंने बात कही कि एनर्जी कॉस्ट हम ज्यादा क्यों करीब, इसकी बुनियादी मकसद ये है कि हम चोरी और लॉसेज अपने कम कर दें तो एनर्जी कॉस्ट खुद ब खुद कम आ जाएगी, खुद ब खुद कम होगी। और जब एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये फिर हो जाएगा। क्योंकि हम देखें गैस के मामले में सादा सा उसूल है कि ये आपके अपने रिजर्व थे, यहाँ सिर्फ वो तो उन्होंने कहा ना कि हम बोरिंग नहीं कर रहे, नहीं देखें नहीं जा रहे। क्यों नहीं कर रहे? यू हैवंट गॉट मनी। ओके, आप जो अपने लाइसेंसेस बेचते हैं वो आपके पास बेचने के लिए आप रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर रहे। क्यों? क्योंकि आप तो डेफिसिट में चले गए ना, आपको किसी तरह से उस डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया आमिर ने कि हम वैल्यू एडेड चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे। आप इमेजिन करें अमेरिका में अगर आप पटेल ब्रदर या किसी भी दुकान पे घुस जाएं, आपको जीरा गोली, आप जरा सुनिएगा, प्रोडक्ट जीरा गोली, अजवाइन गोली इतनी खूबसूरत पैकिंग में मिलेगी, इतनी जो जनरल चीज, और वो लोग खरीद रहे होते हैं डॉलरों में। और वहां से जो इंडिया से वो आती है, इंडिया इज डूइंग दिस थिंग, खोपरा जो हमारी जो हम भी वही चीजें करते हैं। मैं आपकी बात कैरी ऑन करता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में मैं पहले आमिर साहब आपसे चाहूंगा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमने जो मजमूई तौर पर गुफ्तगू की, इस पूरी गुफ्तगू का क्या आउटकम निकला कि ये कौम कैसे सही हो? जैसा कि जावेद भाई ने कहा, इल्म की कमी है, इल्म की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, लीडरशिप की कमी है, मोटिवेशन की कमी है। सर, किस चीज़ की कमी है आखिर हमें? आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोग सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, बड़े गौर से सुनिएगा। हम जो है एक ऐसी कौम है जिसे कोई हरा नहीं सकता। हमारे अंदर हर किस्म की एबिलिटी मौजूद है और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है अब, वो है एजुकेशन। दैट्स इट। एजुकेशन पे फोकस करें। जितने लोग सुन रहे हैं जो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान में बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं। जितने लोग इसमें काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज स्कूल खोलें, बच्चों को तालीम दें, मुफ्त एजुकेशन दें, बाहर से एफिलिएशन करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन दें। 55% जो हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आप याद रखिएगा आज मेरी बात, यही हमारा टारगेट है। इसको हमने जिस दिन 100% कर दिया, आप देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया की ऐसी कौम बनेगी जावेद भाई, मैं जिसकी हर जगह इज्जत होगी। जावेद भाई, मैं चाहूंगा प्रोग्राम का जी, मैंने इब्तिदाई में ये इल्म का हवाला दे दिया था कि इल्म की जरूरत है। और देखिए, इल्म ही फिर शऊर को बेदार करता है आपके। जब आपके पास इल्म होगा तो शऊर बेदार होता है और आप अमल पे लग जाते हैं। तो जब इल्म आ जाएगा आपके पास तो ये चोरियां, ये डकैतियां, ये मुनाफाखोरी, ये और जिस तरह के इल्म मीन्स हैं, आपसे खुद ब खुद दूर होना। क्योंकि आप में फिर एहसास हो जाएगा कि इसका मुझे सिला ये मिलना है। अल्टीमेटली मैं इस वक्त तो कर लूंगा जमा मालो वादा दहू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम लूजर।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा कि इल्म की कमी है, और इल्म जिस वक्त आ जाएगा, इल्म पूरी कौम, जैसा कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था, जो कौम पढ़ जाती है वो बढ़ जाती है। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक वाक़े का जिक्र करना चाहता हूँ। आज से चंद रोज़ पहले रमज़ान में जैसा कि वाक़या हुआ कि गवादर में एक हमारी बेस के ऊपर हमला किया गया, आर्मी के यूनिट के ऊपर, और हमारे 8 जवान इस रमज़ान मुबारक में शहीद हो गए। हमारे 8 जवान, हमारे जिसमें 2 अफसरान भी थे, हमारे 6 जवान भी थे। हम पूरी कौम की तरफ से उनके ट्रिब्यूट पेश करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा, इस पूरे वाक़े के अंदर 8 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम में पहुंचाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो दहशतगर्द इस वाक़े में मुलव्विस थे, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें से एक करीम जान और दूसरा इम्तियाज़ अहमद का नाम सामने आया, जो कि मिसिंग पर्सनस में शामिल थे। ये मिसिंग पर्सनस वो हैं जिनके बारे में वावेला मचाया जाता है, शोर मचाया जाता है कि मिसिंग पर्सनस कहाँ गए, इनको किसी इदारे ने उठा लिया, किसी एजेंसी ने इनको अरेस्ट कर। लेकिन जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसमें ये मिसिंग पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं। चाहे मच जेल का वाक़या हो, चाहे ये जो गवादर का वाक़या हो, इसी तरह के जो भी वाक़यात होते हैं उसमें ये मिसिंग पर्सनस का नाम आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ शोर और वावेला किया जाता है, दुश्मन के एजेंडे पे काम किया जाता है। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं दुश्मन के आला कार बन के और इदारों को बदनाम करने के लिए, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी उनके हमारे अफसरान, हमारे जवान, उनका जज्बा, उनका ईमान आज भी उतना ही मजबूत है। पहले से ज़्यादा जोश है, ईमान की हरारत उनमें मौजूद है। और जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसके लिए कमीशन भी तश्कील दिया गया, जिसके बारे में ये कहा गया कि मिसिंग पर्सन बहुत ज़्यादा हैं। कमीशन की इंक्वायरी के मुताबिक तकरीबन 10,068 लोग मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल थे, जिसमें से 7,781 लोग बाजियाब हो चुके हैं और 1,400 अगवा बराए तावान या घर से भागे हुए लोग हैं, और बाकी तकरीबन 820 या 825 लोग मिसिंग पर्सनस रह गए, जिसमें से 99% वो हैं जिन्होंने दहशतगर्द तंजीमें ज्वाइन की हुई हैं, वो दहशतगर्दी में शामिल हैं। और जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, इन्हीं 99 या 1% में 1% जो लोग बचते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और ये कहा जाता है कि मिसिंग पर्सन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की एजेंडे पर काम किया है, हमारे इदारों को बदनाम करने के लिए। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इदारे, हमारी कौम एक साथ खड़ी है, एक साथ रहेंगे, और हमारे इदारे हमारी हिफाजत के लिए दिन रात, आज भी, इस वक्त भी हमारी आपके बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला से गुजारिश है हमारे पाकिस्तान की, हमारे इदारों की हिफाजत फरमाएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।